गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि आज संडे है और आज आपका एमपीएससी का प्रीवियस ईयर का जो कि पेपर है वो आपका होने वाला है। तो यहाँ पे स्टडी स्टार आप सभी लोगों के लिए एम पी पी एस सी 2018 का पेपर लेके आया है। और जितने भी लोग अभी तक यहाँ देख रहे हैं वो सभी एक बार इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ठीक है। और आप सभी लोगों के लिए आज फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है जिसमें आपके 30 क्वेश्चन हैं, ठीक है भाई। 30 क्वेश्चन है और उन 30 क्वेश्चनों को आपको करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले जितने भी लोग देख रहे हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करने से क्योंकि आगे जो भी आपका दूसरा प्रैक्टिस सेट आएगा इसी का सेकंड पार्ट, तो वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो स्टडी स्टार की तरफ से आप सभी लोगों के लिए प्रीवियस ईयर पेपर स्टार्ट हो चुके हैं एमपीपीएससी के। आप सभी लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी अपनी कर रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग सहयोग बनाए रखेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है आपका, सबसे पहला जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सभी लोग आंसर देने की कोशिश करेंगे कि कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है। तो पहला ऑप्शन है आपका वैष्णव संप्रदाय, दूसरा ऑप्शन है शांति संप्रदाय, तीसरा ऑप्शन है बौद्ध संप्रदाय और चौथा ऑप्शन है धर्म संप्रदाय। तो जितने भी लोग अभी यहाँ आंसर दे रहे हैं कोशिश करें कि आंसर सही देने की कोशिश करें, ठीक है। क्वेश्चन था कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है। तो दोस्तों इसका आंसर है कालिका पुराण जैन धर्म से संबंधित है। कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी। देख रहा हूँ बहुत से लोगों के आंसर सही भी आ रहे हैं और बहुत से लोगों के आंसर गलत भी आ रहे हैं। तो जिनके आंसर गलत हो रहे हैं तो ये ना सोचें कि उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, बहुत कुछ आप लोगों को आता है, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन को समझ के आंसर दें, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। यहाँ पे जैन धर्म के प्रमाण प्रेमी कालिका नामक एक धर्म ग्रंथ है ये, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपके एमपीपीएससी 2018 में आया था, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन अगर देखोगे तो अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है प्राचीन काल में किस वर्ड को सार्थवाहवी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सभी लोग एक बार आंसर दें। जितने भी लोग जुड़े हैं एक बार वीडियो को शेयर जरूर करें, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है ब्राह्मण, दूसरा ऑप्शन है क्षत्रिय, तीसरा ऑप्शन है वैश्य और चौथा ऑप्शन है शूद्र। तो आंसर दें सभी लोग। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा वैश्य। प्राचीन काल में किस वर्ड को सार्थवाही कहा जाता था, तो वो है आपका वैश्य वर्ड को, ठीक है भाई। तो बहुत से लोगों के आंसर सही भी हैं, ठीक है, कुछ लोगों के गलत भी हो रहे हैं, तो कोशिश करेंगे अगली बार से आंसर सही दें। अगला क्वेश्चन है आपका कि सुंगों के पूर्वज कहाँ से थे। मतलब जो सुंग वंश था उसके जो पूर्वज थे वो कहाँ से थे। तो इसका पहला ऑप्शन है मगध, दूसरा ऑप्शन है प्रयाग, तीसरा ऑप्शन है उज्जैन और चौथा ऑप्शन है सौराष्ट्र। तो सभी लोग आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उज्जैन। मतलब सुंग के पूर्वज कहाँ से थे, तो वो आपके थे उज्जैन के थे। कहाँ के थे दोस्तों? उज्जैन के। सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर जरूर करें, ठीक, जिससे और भी लोग जुड़ सकें और भी लोग अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से कर सकें। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन था। शेरशाह का उत्तराधिकारी, पहला ऑप्शन है सुजात खान, दूसरा ऑप्शन है इस्लाम खान, तीसरा ऑप्शन है फिरोज शाह और चौथा ऑप्शन है आपका मोहम्मद शाह आदिल। क्वेश्चन के ऊपर सभी लोग ध्यान से देखेंगे। शेरशाह का उत्तराधिकारी था, पहला ऑप्शन सुजात खान, दूसरा ऑप्शन इस्लाम खान, तीसरा ऑप्शन फिरोज शाह और चौथा ऑप्शन मोहम्मद शाह आदिल। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका इस्लाम शाह। तो शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन था, तो वो था आपका इस्लाम शाह। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी लोग, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में पश्चिमी प्रेसिडेंट कहाँ स्थित थी। जितने भी लोग आंसर देख रहे हैं मैं सभी के कमेंट देख पा रहा हूँ, ठीक है। मैं उनका नाम नहीं ले पा रहा क्योंकि नाम अगर लेंगे तो आपके क्वेश्चन कराने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो आप लोग आंसर करते रहिए, ठीक है। और आपको जो भी क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आता है, कोई भी क्वेश्चन आप अगर कहते हैं सर इस क्वेश्चन का मुझे एक्सप्लेन करके दीजिए, तो आप जो भी आपका वो ग्रुप पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो या इस वीडियो के लास्ट में
जब वीडियो खत्म हो जाए वहाँ आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो कि सर इस क्वेश्चन का मुझे एक्सप्लेन करके दो, ठीक है। तो मैं आपको आपका जो ग्रुप है MPPSC का स्टडी स्टार, ठीक है, उस पर मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ठीक है भाई। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में पश्चिमी प्रेसिडेंट कहाँ स्थित है, ठीक है। पहला ऑप्शन है सूरत में, दूसरा ऑप्शन है सतारा में, तीसरा ऑप्शन है बॉम्बे में और चौथा ऑप्शन है पणजी में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है सूरत में, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में पश्चिमी प्रेसिडेंट कहाँ स्थित थी, तो दोस्तों वो आपकी थी सूरत में, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आप देखोगे, अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें सड़ी हुई हैं, हर दिशा में भ्रष्टाचार है तथा अत्याचारियों और मतलबियों का बोलबाला है, यह कथन किसका है। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि MPPSC में आपके ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें सड़ी हुई हैं, हर दिशा में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, अत्याचारियों और मतलबियों का बोलबाला है, यह कथन किसका है। तो दोस्तों यह कथन आप देखोगे, पहला ऑप्शन क्या है भगिनी निवेदिता, दूसरा ऑप्शन है सावित्री बाई फुले, तीसरा ऑप्शन है एनी बिसेंट और चौथा ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा भगिनी निवेदिता, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर सभी लोगों का सही आया है, ठीक है, जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोगों का आंसर एकदम सही है। एक बार जरा शेयर और करें जिससे और भी लोग जुड़ सकें, ठीक है। जितने भी लोग देख रहे हैं एक बार वीडियो को शेयर करें जिससे और भी लोग जुड़ सकें और आंसर दे सकें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो के नारे की रचना किसने की। भारत छोड़ो के नारे की रचना किसने की। पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन है यूसुफ मेहर अली और चौथा ऑप्शन है अरोड़ा आशफ अली। सभी लोग देखें एक बार, पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन है आपका यूसुफ मेहर अली और चौथा ऑप्शन है अरोड़ा आशफ अली। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा यूसुफ मेहर अली, मतलब भारत छोड़ो के नारे की रचना किसने की थी, यूसुफ मेहर अली। दोस्तों आपको पता होगा ये पेपर आपका 2018 का है जो MPPSC 2018 में आपसे पूछा गया था, ठीक है। आपको हर संडे को प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व कराया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखोगे तो अगला क्वेश्चन क्या है आप, तो अगले क्वेश्चन में क्या क्या है, प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ये एक पुस्तक है इसका नाम है प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। पहला ऑप्शन है M विश्वेश्वरैया, दूसरा ऑप्शन है JRD टाटा, तीसरा ऑप्शन है JD बिरला, चौथा ऑप्शन है पट्टाभी सीतारामैया, ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा M विश्वेश्वरैया, ठीक है। ये आपकी पुस्तक है प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया, इसके राइटर कौन है, तो इसके राइटर है M विश्वेश्वरैया, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखोगे तो अगला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा एक बार जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस नरसंहार को मध्य प्रदेश की जलियांवाला बाग त्रासदी के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन है, किस नरसंहार को मध्य प्रदेश की जलियांवाला बाग त्रासदी के रूप में जाना जाता है। पहला ऑप्शन सुनेंगे चरण पादुका नरसंहार, दूसरा ऑप्शन सुनेंगे झाबुआ नरसंहार, तीसरा ऑप्शन मांडला नरसंहार, चौथा ऑप्शन है अमझेरा नरसंहार। तो सभी लोग इसका आंसर दें, मैं देख रहा हूँ सभी लोग आंसर दें, कुछ लोगों के गलत भी आंसर आ रहे हैं। तो दोस्तों जो झाबुआ नरसंहार दे रहे हैं वो आंसर आपका गलत है, ठीक है, और जो मंडला नरसंहार दे रहे हैं वो भी आंसर आपका गलत है। आपका आंसर कौन सा सही होगा, चरण पादुका नरसंहार। तो चरण पादुका नरसंहार को मध्य प्रदेश की जलियांवाला बाग त्रासदी के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है, भारत की सबसे लंबी नदी है। इस क्वेश्चन का आंसर शायद ही कोई स्टूडेंट गलत है, सभी इस क्वेश्चन का आंसर सही देने की कोशिश करेंगे। तो पहला ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी और सिंधु। तो भारत की सबसे लंबी नदी दोस्तों कौन सी है, तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर सभी लोगों का सही है, ठीक है, सभी का आंसर एकदम सही आया है। और जितने भी लोग देख रहे हैं एक बार शेयर करें वीडियो को, ठीक है, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है, जिससे आपको जो कि इस पेपर का दूसरा प्रैक्टिस सेट आएगा वो अगले संडे को ही आएगा, ठीक है भाई, तो वो आपको जल्दी से मिल जाएगा नोटिफिकेशन में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है भारत की सुदूर दक्षिणी पहाड़ी है, भारत की सुदूर दक्षिणी पहाड़ी है। पहला ऑप्शन है नीलगिरी, दूसरा ऑप्शन है अन्नामलाई,
तीसरा ऑप्शन है इलायची, चौथा ऑप्शन है नल्ला मलाई। तो बहुत से लोग कंफ्यूज हो रहे हैं अन्ना मलाई और नल्ला मलाई, ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर है इलायची, ठीक है। तो भारत की सुदूर दक्षिणी पहाड़ी है कौन सी है, वो की है इलायची। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी लोग। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, भारत का कौन सा राज्य अधिकतम सीमाओं को स्पर्श करता है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल था। तो आप लोग देख रहे हो कि 2018 में जो एमपीपीएससी का पेपर आया था उसके क्वेश्चन एवरेज टाइप के बहुत क्वेश्चन सिंपल थे, ठीक है, मतलब ज़्यादा ना तो कठिन थे ना ही हम सिंपल थे, मतलब मॉडरेट टाइप का आपका पेपर था, ठीक है। तो भारत का कौन सा राज्य अधिकतम सीमाओं को स्पर्श करता है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन का आंसर सभी को पता होगा, क्या है इसका, उत्तर प्रदेश। जैसा कि आप लोग देख रहे हो यहाँ सभी के आंसर इस क्वेश्चन के सही आ रहे हैं, ठीक है। तो आपका जो उत्तर प्रदेश है वो अधिकतम राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखोगे, अगला क्वेश्चन क्या है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन है। पहला ऑप्शन है महानदी बेसिन, दूसरा ऑप्शन है नर्मदा, तीसरा ऑप्शन है गोदावरी बेसिन और चौथा ऑप्शन है कावेरी बेसिन। तो भारत का सबसे बड़ा नदी महाबेसिन कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा है भाई गोदावरी बेसिन, ठीक है भाई। सबसे बड़ा नदी बेसिन है आपका गोदावरी बेसिन। तो जिनको भी आंसर का एक्सप्लेन चाहिए तो वो एक बार वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट में मुझे जरूर करें कि सर मुझे क्वेश्चन नंबर जैसे 13 का मुझे एक्सप्लेन चाहिए, तो मैं तो आप लिख के बता सकते हैं कि सर 13 नंबर क्वेश्चन मुझे एक्सप्लेन करूँ। तो अगले वीडियो जब भी आएगा या आपको मैं ग्रुप पे एक्सप्लेन प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, या फिर अगला वीडियो जो भी आएगा उसमें साथ ही साथ में हर क्वेश्चन का एक्सप्लेन जरूर लेके आऊंगा, ठीक है भाई। तो अगला क्वेश्चन देखोगे कि अगला क्वेश्चन आपका क्या है। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है सभी लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, पाल्क जल मन पाल्क जल डमरू मध्य, ठीक है, पाल्क जल डमरू मध्य किसके बीच स्थित है। तो दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए और ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पाल्क जल डमरू मध्य किसके बीच स्थित है, तो दोस्तों ये भारत और श्रीलंका के मध्य में आपका ये स्थित है, ठीक है। पाल्क जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको जो दिख रहा है यहाँ पे, जैसे कि आप जब मैप में जाते हो तो श्रीलंका आपका सबसे नीचे होता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ होता है श्रीलंका होता है आपका, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो लक्षद्वीप साइड में है, इस साइड जो लक्षद्वीप है, इस नक्शे में जो यहाँ पे लक्षद्वीप है, ठीक है, और उस लक्षद्वीप के पास में ही ये जो बीच का जो भाग है, ये जो भाग है वो आपका पाल जल मंडू मध्य है, ठीक है भाई, पाल जल डमरू मध्य है। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हो, ठीक है, आप मैप में देख सकते हो। अगला क्वेश्चन देखोगे तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है एक निम्न दाब वाला क्षेत्र अथवा उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ कहाँ स्थित है। मतलब आपसे ये पूछा गया है एक जो निम्न दाब वाला क्षेत्र है अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहाँ स्थित है। ऑप्शन पहला है, पहला ऑप्शन है आपका क्या, व्यापारिक पवनों और पश्चिमी पेटी के मध्य, पश्चिमी और ध्रुवीय पवन पेटी के मध्य, ध्रुवों के पास या भूमध्य रेखा के पास। तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत से लोगों के गलत भी आ रही है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है भूमध्य रेखा पर। तो आपका जो निम्न दाब वाला क्षेत्र है जो कि अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र है वो आपका कहाँ स्थित है, भूमध्य रेखा पर स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखोगे तो अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे देखोगे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पहला ऑप्शन है शेर, दूसरा ऑप्शन है गाय, तीसरा ऑप्शन है हाथी और चौथा ऑप्शन है बाघ। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो दोस्तों इसमें से आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, आपका वाघ के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन का आंसर सभी का सही है। बहुत से लोग यहाँ पे जो कमेंट कर रहे हैं मैं उनको देख पा रहा हूँ कि वो लोग कह रहे हैं एक्सप्लेन करो। तो मैंने आपको बता दिया है कि अगर मैं एक्सप्लेन यहाँ कराऊंगा तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे, ठीक है, कराने में। हालांकि मैं आपकी बार से क्वेश्चन थोड़े कम करूँगा और एक्सप्लेन ज़्यादा लेके आऊँगा, ठीक है भाई। तो आज थोड़ा सा क्वेश्चन ज़्यादा करते हैं, ठीक है, जो कि आपके 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन आज करते हैं। उसके बाद अगला जब भी आपका आएगा इसी का पार्ट 2 तो उसमें एक्सप्लेन जरूर लेके आऊँगा, ठीक है भाई। नेपाल नगर निम्नलिखित में से किस उद्योग के लिए संबंधित है।
तो नेपाल नगर ये सभी को पता है, नेपाल नगर में क्या बनाया जाता है, अखबारी कागज बनाया जाता है। ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी सभी का सही है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये टेस्ट सीरीज जो कि आपकी रोज व्हाट्सएप ग्रुप पे चल रही थी, तो आज आपकी ऑनलाइन लाइव आई है, तो सभी को जरूर पसंद आई होगी। एक बार कमेंट में जरूर बताएंगे कि कैसी लगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, मध्य प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान 80 डिग्री पूर्व देशांतर पर या उसके निकटतम स्थित है। क्वेश्चन है अगला, सब लोग देखेंगे, मध्य प्रदेश का निम्नलिखित में कौन सा स्थान 80 डिग्री पूर्व देशांतर पर या उसके निकट स्थित है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है जबलपुर, दूसरा है रीवा, तीसरा है पन्ना और चौथी है कटनी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सब लोग आंसर दें। सब लोगों के आंसर मैं देख रहा हूँ। ठीक है, तो विकास भाई आपका आंसर गलत है। ठीक है, आपका आंसर रीवा है जो कि गलत है, तो इसमें ऑप्शन सी होगा कौन सा, जबलपुर। ठीक है भाई, तो यहाँ पे जबलपुर जो है वो इसका सही आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखोगे तो अगले क्वेश्चन में क्या कहा है, एक बार क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ के आंसर दीजिए, ऐसे आंसर ना करें, पढ़ के दें। मध्य प्रदेश की भावांतर भुगतान योजना किस क्षेत्र से संबंधित है। मध्य प्रदेश की भावांतर भुगतान योजना किस क्षेत्र से संबंधित है। पहला ऑप्शन है महिला विकास, दूसरा ऑप्शन है कृषि, तीसरा ऑप्शन है बाल विकास और चौथा ऑप्शन है उद्योग। तो आंसर करें एक बार सभी लोग, कौन सा आंसर सही होगा इसका। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है आपका, तो मध्य प्रदेश की भावांतर भुगतान योजना है वो कृषि से संबंधित है, वो किसानों के लिए है। ठीक है भाई, क्या संबंधित है, किसानों से संबंधित है, कृषि के लिए है। ठीक है, खेती के लिए। अगला क्वेश्चन देखोगे, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ किन देशों की सीमाओं के लिए रक्षा के लिए उत्तरदायी है। इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग सही करेंगे। सीमा सुरक्षा बल जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स किन देशों की सीमाओं की रक्षा के लिए उत्तरदायी है। पाकिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान और भूटान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, पाकिस्तान और चीन। तो यहाँ पे जो बीएसएफ है वो आपके किसके लिए है, तो वो है आपके पाकिस्तान और बांग्लादेश की रक्षा के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखोगे तो अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है, अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश का कार्यवाहक राज्यपाल नहीं रहा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन 2018 में उस टाइम पूछा गया था। ठीक है, अब आप एक बार करंट से क्रॉस चेक जरूर करेंगे इस क्वेश्चन को। 18 में पूछा गया था, तो मैं आपको बता देता हूँ 18 में। ठीक है, 18 के लिए, तो निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कार्यवाहक राज्यपाल नहीं रहा, तो उस टाइम कौन नहीं था, तो उस टाइम आपके न्यायमूर्ति जेडी दीक्षित। ठीक है, ये रिटायर हो गए थे कार्यवाहक राज्यपाल से। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, मैं आपको बता भी देता हूँ कि न्यायमूर्ति एनडी ओझा जो कि आपके 1/12/1987, जो आपके न्यायमूर्ति एनडी ओझा हैं वो आपके 1/12/1987 1/12/1987 से 29/12/1987। ठीक है, और उसके बाद अगर आप देखोगे इनका कार्यवाहक, उसके बाद देखोगे जो आपके न्यायमूर्ति पीवी दीक्षित हैं, ये थे आपके 3/2/1996। ठीक है, और 9/2/1996 तक। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे कि जेपी सिंह जो कार्यवाहक हैं, आपके जेपी सिंह जो कार्यवाहक हैं वो आपके अगर देखोगे तो वो आपके कब से कब तक है, 26/5/1981 से कहाँ से कहाँ तक है, 7/10/1981 तक। ठीक है भाई, इतना इनका कार्यवाहक रहा। बाकी आपके जो न्यायमूर्ति जो जेडी दीक्षित हैं वो आपको यहाँ पे अगर आप देखोगे जेपी सिंह है जो, ठीक है, जेडी दीक्षित, तो उनका कार्यकाल आप जरा क्रॉस चेक करेंगे कि अब प्रेजेंट में आपका कौन है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हमने सबके बता दिया, आपका आंसर हो जाएगा उस टाइम के लिए न्यायमूर्ति जेडी दीक्षित। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि भारत संविधान के किस अनुच्छेद में, भारत संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश लागू करने की शक्ति प्राप्त है। मतलब संविधान में ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत राज्यपाल को विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश लागू करने की शक्ति, मतलब अगर राज्यपाल अगर मान के चलो कोई अवकाश भी है विधानमंडल का, ठीक है, उसमें वो कोई भी अध्यादेश जारी कर सकता है या अध्यादेश लागू कर सकता है, तो वो आपका संविधान का अनुच्छेद है, मतलब एक्ट 213। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है भाई,
अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है, तो अगले क्वेश्चन में आप देखोगे, अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है वर्ष 2011-12 से 17-18 तक मध्य प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी की विकास दर क्या थी। मतलब 11-12 से 17-18 तक मध्य प्रदेश की जो जीडीपी है, ठीक है, जीएसडीपी, उसकी विकास दर क्या थी। तो पहला ऑप्शन है 11.09%, दूसरा ऑप्शन है 15.09%, 16.09% और 14.39%। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन सी हो जाएगा आपका 14.39% आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है, अगले क्वेश्चन में कहा गया है स्वतंत्र भारत में संसदीय सचिव का पद, स्वतंत्र भारत में संसदीय सचिव का पद किस वर्ष सृजित किया गया था। मतलब जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय जब संसदीय सचिव का पद है वो किस वर्ष आपका सृजित किया, मतलब किस वर्ष उसका गठन किया गया था। ठीक है, क्योंकि सचिव का पद होता है। तो पहला ऑप्शन है 1951, दूसरा ऑप्शन है 1952, तीसरा ऑप्शन 1957 और चौथा ऑप्शन है 1962। तो दोस्तों इसका आंसर आपको सही हो जाएगा 1951। ठीक है, तो 1951 में संसदीय सचिव का पद सृजित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखोगे तो अगले क्वेश्चन में क्या है, तो इस क्वेश्चन का मैं आपको आंसर भी लेके आया हूँ साथ में। ठीक है, कि भारत संविधान के अनुच्छेद संबंधित राज्य, मतलब 371 ए क्या नागालैंड से संबंधित है, 371 बी क्या असम से संबंधित है, 371 सी मेघालय से संबंधित है, 371 डी आंध्र प्रदेश से। आपसे पूछा गया है सुमेलित नहीं है, कौन सा आपका संबंधित राज्य से आपका अनुच्छेद नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर कौन सा सही है, इसका आंसर सी सही है, मेघालय आपका यहाँ पे 371 सी से संबंधित नहीं है। मैं इस क्वेश्चन का एक्सप्लेन भी लेके आया हूँ, ठीक है, क्योंकि इसका एक्सप्लेन बहुत ज्यादा बड़ा था तो मैं साथ में लेके भी आया, तो आप इनको आसानी से देख भी सकते हो। तो यहाँ पे देखोगे अगर 371 सी ये मणिपुर राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान है, मेघालय का नहीं है। ठीक है भाई, कौन से राज्य का है, ये मणिपुर का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखोगे, बाकी और भी आप देख सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखोगे तो अगला क्वेश्चन क्या है, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। लोकसभा है जो, उसमें अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो लोकसभा के लिए पहला ऑप्शन है 59, दूसरा ऑप्शन 69, तीसरा ऑप्शन 79 और चौथा ऑप्शन 84। तो सभी लोग एक बार आंसर करें, और यहाँ पे आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही। मतलब लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं, तो 84 सीटें आरक्षित की गई हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखोगे तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन में आप देखोगे तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। आपको एक साइड राज्य दी गए, ठीक है, और राज्यसभा में सीटों का आवंटन दिया गया है। ठीक है भाई, तो ये आप देखोगे तो ये दोबारा से एक बार नोट हो गया है। ठीक है, टाइपिंग में मिस्टेक है। ठीक है, ये आपके राज्य हैं 1 2 3 4 और ये आपकी राज्यसभा की सीटें हैं। ठीक है, तो इसमें ये पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो जरा आप बताओ कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो आपका आप देखोगे आंध्र प्रदेश जो है वो आपका सम्मिलित नहीं है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश सम्मिलित नहीं है। तो फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन मुझसे पूछ रहा है सर ये आंध्र प्रदेश में फिर कितनी राज्यसभा की सीटें हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं आंध्र प्रदेश में राज्यसभा की सीटें 11 है। कितनी है आंध्र प्रदेश में, 11 है। बाकी सब सम्मिलित है, उड़ीसा में 10 है, तमिलनाडु में 18 है, महाराष्ट्र में 19 है। आंध्र प्रदेश में कितनी है, आंध्र प्रदेश में राज्यसभा की सीटें 11 है, 18 नहीं है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखोगे तो अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, अगले क्वेश्चन में देखोगे तो केवल 2 क्वेश्चन और रह गए हैं, तो सभी लोग एक बार सहयोग बना रखें और वीडियो को शेयर जरूर करें। ठीक, तो यहाँ पे कहा गया है लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान किस वर्ष स्थापित किया गया था। जो लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान है किस वर्ष स्थापित किया गया था। पहला ऑप्शन है 1952, दूसरा है 1957, तीसरा है 1960 और चौथा है 1961। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा, सभी लोग आंसर करें एक बार। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा 1957। तो लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान आपका 1957 में एस्टेब्लिश किया गया था, मतलब स्थापित किया गया था। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखोगे तो अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है ई एन पेशेंट किस खेल से संबंधित, मतलब एन पेशेंट किस खेल से संबंधित है। ये क्वेश्चन बहुत ही कम लोगों को पता होगा। ठीक है, इंपोर्टेंट भी क्वेश्चन है, बहुत ही कम लोगों को ये क्वेश्चन पता होगा। ठीक है भाई, तो आप देखोगे एन पेशेंट किस खेल से संबंधित है। पहला है बिलियर्ड्स, दूसरा है स्नूकर, तीसरा है कैरम और चौथा है शतरंज। ठीक है,
तो यहाँ पे आप आंसर करें सभी लोग, और मैं देख रहा हूँ बहुत से लोगों के इस क्वेश्चन का आंसर गलत भी आ रहे हैं। हाँ, एक स्टूडेंट का आंसर सही आया, शुभम का आंसर एकदम करेक्ट आया, जो कि क्या है, शतरंज। तो मैं बता देता हूँ कि एन पेशेंट शतरंज की एक चाल होती है, ठीक है, ये एक शतरंज में चाल होती है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बिलियर्ड्स भी इसका आंसर नहीं है, स्नूकर भी नहीं है, कैरम भी नहीं है और शतरंज भी नहीं है। केवल एक स्टूडेंट का सही आंसर आया है, जो कि है शिवम का, ठीक है भाई। बाकी सभी का आंसर इस क्वेश्चन का गलत है। ये शतरंज की एक चाल होती है, एन पेशेंट जिसे बोलते हैं, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन ये आज की क्लास का आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है भाई। और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, उसमें क्या पूछा गया है, पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया था। सभी का ये क्वेश्चन सही होगा, मुझे पता है कि सभी लोग इसका आंसर सही देंगे। तो इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन है विश्वनाथ आनंद, गीत सेठी, सचिन तेंदुलकर और धनराज पिल्लई। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद को सबसे पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज का ये क्विज था आपका, ठीक है, जो कि आप लोगों को स्टडी स्टार की तरफ से प्रोवाइड किया गया था। जिनको भी कोई भी क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया हो तो जरूर कमेंट में बताएं कि सर इस क्वेश्चन का एक्सप्लेन जरूर करें। और खास बात ये है कि अगर आपको अगला प्रैक्टिस सेट भी क्विज में अगर पार्टिसिपेट करना है तो आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी क्या करें, ठीक है। शेयर करने से क्या होगा कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको एक क्विज मिल जाएगा, जो कि इसमें प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, ठीक है भाई। आपका हर संडे को प्रीवियस ईयर होना है, ठीक है। प्रत्येक संडे को आपका प्रीवियस ईयर आएगा और हर संडे को प्रीवियस ईयर में 30 क्वेश्चन होंगे। तो सभी लोग टाइम से आया करें, ठीक है। और आज का ये क्विज था, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जो भी क्वेश्चन आपको पूछना आप कमेंट बॉक्स में लिख दो कि सर इस क्वेश्चन का एक्सप्लेन दो, क्वेश्चन नंबर डाल के, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।